Hello everyone. Today we are going to talk about megaloblastic anemia. नाम से हमें पता लग रहा है मेगा का मतलब होता है लार्ज। तो इस अनीमिया में क्या होता है कि जो मैक्रोसाइट्स बनते हैं, सेल्स एनलार्ज्ड होते हैं। मैक्रोसाइट्स का मतलब होता है कि उनका जो MCV है दैट इज़ ग्रेटर देन 100। व्हाट इज़ MCV? दिस इज़ मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अभी तक हमने जितने पढ़े वो हमने कॉर्पस्कुलर पढ़े थे और अब हम लोग मैक्रोसाइट्स पढ़ेंगे। तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया जो है वो दो रीजंस की वजह से हो सकता है, मेनली दो डेफिशिएंसीज की वजह से होता है। फर्स्ट वन इज़ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, सेकेंड वन इज़ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। फॉलिक एसिड जो है हमें ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट से मिलता है एंड B12 जो है वो नॉन वेज सोर्सेज या फिर एनिमल से जो मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि एग और मिल्क, इन सब से मिलता है, या फिर फिश। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की अब फॉलिक एसिड की क्या बात है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम उसे 15 मिनट्स या 10 to 15 मिनट्स तक कुक या बॉईल करते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा फॉलिक एसिड उस वेजिटेबल्स में से। लेकिन B12 जो है अगर हम उसे कुक कर लें, हम उसे बॉईल कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, वो रेजिस्टेंट रहता है। उसके अंदर जो है विटामिन B12 वो ख़त्म नहीं होता, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसीलिए अगर हम इन दोनों में से कंपेयर करें तो हम क्या कह सकते हैं कि B12 की जल्दी हो सकती है कि फॉलिक एसिड की? फॉलिक एसिड की जल्दी हो सकती है, क्योंकि उसमें जो फूड है वो हम कुक कर रहे हैं और 15 मिनट में वो गायब हो रहा है फॉलिक एसिड। अच्छा जी, तो अब इसमें हो क्या रहा है इन दोनों की वजह से? जो फॉलिक एसिड और B12 है ना, इन लोगों का एक रोल है DNA सिंथेसिस में। ये DNA के सिंथेसिस करवाते हैं, थायमिडेट करवा के, सिंथेसाइज करवा के DNA सिंथेसिस में, रेप्लिकेशन में इसका रोल है। अब अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो DNA की जो रेप्लिकेशन सिंथेसिस है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। अब जब DNA इम्पेयर्ड बनेगा, वैसे तो ओवरऑल सारे के सारे सेल्स में प्रॉब्लम आएगी जब वो डिवाइड कर रहे होंगे, क्योंकि हमें डिवाइड करने के लिए DNAs चाहिए। पूरे सेल्स में, पूरी बॉडी के सेल्स में प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन स्पेसिफिकली हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे RBCs की, तो RBCs में भी मेजर प्रॉब्लम आएगी। मतलब RBCs को बनाने वाले दैट इज़ एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स में प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें क्या होगा, मैक्रोसाइट्स बनेंगे। अब मैक्रोसाइट्स भला क्यों बनेंगे? क्योंकि जब ये बनता है, क्योंकि DNA की हमारे पास शॉर्टेज है। DNA का जो प्रिकर्सर है वो नहीं है सही से, हमारे पास DNA की सिंथेसिस नहीं हो रही है, उसका प्रिकर्सर नहीं बन पा रहा है, तो इसीलिए एक डिवीज़न कम होगी, वन लेस डिवीज़न। जब माइक्रोसाइट्स बनते थे तो हमारे जो एरिथ्रोब्लास्ट थे वो एक ज़्यादा डिवीज़न करते थे, जब हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से एक डिवीज़न वो ज़्यादा ले लेते थे और छोटे बन जाते थे। लेकिन इसमें वन लेस डिवीज़न होगी, इसीलिए वो अपना जो साइज़ नॉर्मल है उससे वो बड़े दिखेंगे, दैट इज़ मैक्रोसाइट्स। क्यों वन लेस डिवीजन करेंगे? क्योंकि DNA के प्रिकर्सर में प्रॉब्लम होने की वजह से। लेकिन अब DNA के सिंथेसिस हमें पता लग गई प्रॉब्लम है, लेकिन जो RNA हैं और साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल बनते हैं। तो अगर हम बात करें, जो DNA है वो तो न्यूक्लियस में है और साइटोप्लाज्म या प्रोटीन्स वगैरह सिंथेसिस वो सारी बाहर होनी है RNA से। तो फिर इसमें हम क्या कहते हैं कि जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की आपस में नहीं बनती, कि न्यूक्लियस में DNA की सिंथेसिस ख़राब हो रही है लेकिन बाहर जो है साइटोप्लाज्म और RNA वो सब सही हैं, तो हम क्या कह देते हैं उसमें क्या हो रही है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी। सेम नहीं है, सिंक्रोनस नहीं है, वो दोनों की एसिंक्रोनी हो चुकी है। अब विटामिन B12 जो है नॉर्मली हम लोग कितना कंज्यूम करते हैं एक दिन में? 7 to 30 माइक्रोग्राम्स, और हमें रिक्वायर्ड कितना है? दैट इज़ 1 to 2 ग्राम्स पर डे। इतना कम रिक्वायर्ड है, तो इसीलिए इसकी डेफिशिएंसी ना नॉर्मली होती नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमने, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि वेजिटेरियन सोर्सेज, नॉन वेज सोर्सेज में होता है ये, तो जो प्योर वेगन होते हैं, जो मिल्क वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं, जो प्योर होते हैं, उनके अंदर ये डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। अब हम लोग B12 की एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं कि कैसे होती है। B12 जो है हमने लिया, कंज्यूम किया, हमने नॉन वेज सोर्सेज से कंज्यूम किया। सलाइवरी ग्लैंड्स में एक प्रोटीन बनती है दैट इज़ हेप्टोकोरिन। वो क्या करेगा, हेप्टोकोरिन B12 के साथ कंबाइन करेगा और फिर वो ट्रैवल करेगा इंटेस्टाइन में हेप्टोकोरिन के साथ बाइंड होकर। इसे आर्बाइंडिन भी बोल सकते हैं, 2-3 नाम होते हैं इसके, आर्बाइंडिन या फिर हेप्टोकोरिन। इसके साथ बाइंड कर वो ट्रैवल करेगा इंटेस्टाइन में, वहाँ पे चला गया इंटेस्टाइन में। उसके बाद क्या होता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम होता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम होता है प्रोटीएज। प्रोटीएज जो है वो क्या करेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ना, इसे तोड़ देगा, इसे ऐसे तोड़ देगा और हेप्टोकोरिन डाइजेस्ट कर लिया उसने। तो B12 अब अकेला रह गया। अब कौन आता है, पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक। जो पैराइटल सेल्स हैं स्टमक की बॉडी के अंदर, वो रिलीज़ करते हैं IF, दैट इज़ इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो B12 के साथ कंबाइन करेगा और साथ में कॉम्प्लेक्स बना देगा इनका।
अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एंटर करेगा इलियम में थ्रू, यहाँ पे भी एक वो लगा होता है क्यूबिलिन के साथ अटैच होता है, यहाँ पे एक वो प्रोटीन लगी होती है दैट इज़ नोन एज क्यूबिलिन। तो वो क्यूबिलिन की मदद से हमारा जो इलियम है उसके अंदर एंट्री लेता है। तो ये हमने देखा, इसमें हमने दो बातें याद रखनी है, एक तो इंट्रिंसिक फैक्टर इसके साथ कंबाइन कर रहा है, दूसरा वो कौन रिलीज़ कर रहा है, पैराइटल सेल्स रिलीज़ कर रहे हैं स्टमक के। ये इंपॉर्टेंट बात थी B12 की एब्जॉर्प्शन की। तो फोलेट जो है वो अपनी टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये डाईहाइड्रोफोलेट, अब क्या होता है कि ये जो B12 है ना ये इसे रिसाइकिल करता है ये फोलेट को हमारे। जैसे ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट था इसने ये बनाया, DNA सिंथेसिस कराई, दोबारा ये बना, अब उसे दोबारा से DNA सिंथेसिस करने के लिए यहाँ से टेट्राहाइड्रोफोलेट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे 5 मिथाइल है, अब उसे टेट्राहाइड्रोफोलेट में जाना पड़ेगा, उसके लिए B12 इज़ नेसेसरी। हमने क्या देखा कि DNA सिंथेसिस के लिए मेनली वैसे तो अगर हम सबस्ट्रेट देखें तो टेट्राहाइड्रोफोलेट ही है, लेकिन उसे रिकन्वर्जन मतलब ये जो रिसाइकलिंग हो रही है ना इसकी, वो उसके लिए हमें B12 चाहिए। और B12 क्या करेगा, ये जो होमोसिस्टिन है उसे कन्वर्ट करवाता है मेथियोनिन में। 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जब टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होगा तो वो अपना मिथाइल होमोसिस्टीन को दे देगा, तो यहाँ पे मिथाइल लग जाएगा और मेथियोनिन बन जाएगा, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12 हो रहा है। तो ये हम लोगों ने फोलेट के बारे में और B12 के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ ली। अब ये जो हमारे पास डेफिशिएंसीज होती हैं इसके कॉजेज़ क्या हैं। पहला है B12 के बारे में अगर हम देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज़ पर्नीशियस अनीमिया। पर्नीशियस अनीमिया में क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, ये एक इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है। ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, किसके खिलाफ होती हैं, पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स हमने अभी अभी पढ़ा कि वो क्या सिक्रीट करती है, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर और पैराइटल सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। इसके खिलाफ जब बनती है तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो रिलीज़ ही नहीं होता, वो सिक्रीट ही नहीं होता इसके खिलाफ जब एंटीबॉडीज़ बनेगी। पैराइटल सेल्स के 2 टाइप्स की होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 में क्या होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है उसे वो ब्रेक कर देता है, वो उसे बनने नहीं देता, स्टे नहीं करने देता। टाइप 2 में क्या होता है कि ये बन गया, बॉन्ड बन गया, इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 का बन गया, लेकिन अब ये जो कॉम्प्लेक्स ने इलियम के अंदर जाना था, किसके थ्रू जाना था, क्यूबिलिन प्रोटीन, यहाँ पे क्यूबिलिन प्रोटीन होती है उसके अंदर चले जाना था, लेकिन ये जो है ये ज्वाइन ही नहीं होने देती क्यूबिलिन के साथ। तो ये एंटीबॉडीज़ बनती हैं पैराइटल और इंट्रिंसिक फैक्टर के खिलाफ। लेकिन अगर हम मेनली देखें कि ये जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं उससे पहले ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स बनते हैं। प्राइमरीली ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स बनते हैं जो करेगा स्टिमुलेट ऑटो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को, और फिर ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पैराइटल सेल्स और इंट्रिंसिक फैक्टर पे डायरेक्टली एक्ट करेंगी और उन्हें होने से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होने से बचाएगा, रोकेगा। सो दिस वॉज पर्नीशियस अनीमिया। सेकेंड इज पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, क्योंकि हमें पता है पैंक्रियास क्या सिक्रीट करता है, एक प्रोटीज सिक्रीट करता है, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा कि वो प्रोटीज क्या करता है, वो हेप्टोकोरिन जो कि सेलिवरी वो प्रोटीन था जो जिसने विटामिन B12 के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था, उसे वो तोड़ेगा दिस प्रोटीज, ताकि विटामिन B12 जो है वो आगे जाके इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ कंबाइन हो जाए। तो ये जो प्रोटीज का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अगर पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी हो तो भी विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। देन कम्स क्रॉन्स डिजीज़। क्रॉन्स डिजीज़ जो होती है वो एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, और GIT का रीजन है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो दैट इज़ वहाँ पे भी इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है। देन कम्स डाइफाइलोबोथ्रियम लाटुम। ये जो है ये एक फिश टेपवर्म है, भी डैमेज करेगा इंटेस्टाइन को, और जो स्ट्रिक्ट वेगन्स होते हैं जो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते एनिमल प्रोडक्ट्स को, और या फिर जिनमें रिक्वायरमेंट जो हैं वो बढ़ जाती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के केस में, या फिर कोई कैंसर होता है, या फिर हीमोलिटिक अनीमिया, क्योंकि इन सब में हम लोग को सेल्स की डिवीज़न ज़्यादा करनी है, तो तब रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। देन हमें पता है कि इसमें हो क्या रहा है, मैक्रोसिटिक सेल्स दिख रहे हैं, हमें बड़े बड़े सेल्स दिख रहे हैं, क्योंकि एक डिवीजन कम होती है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑफ DNA प्रिकर्सर, DNA नहीं बन पा रहा। साथ में हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आते हैं। न्यूट्रोफिल्स हाइपर सेगमेंटेड, नॉर्मली उनके के अंदर सेगमेंट्स कैसे होते हैं, जैसे ये हमारा पास वो है मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल के अंदर क्या होता है, ऐसे लोब्स बने होते हैं, तो ये जो लोब्स बनते हैं ये 3 to 4 होते हैं नॉर्मली, लेकिन केस में क्या होगा, मोर देन 5 सेगमेंट्स हो जाएंगे, तो दिस इज नोन एज हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स।
और इनके अंदर क्या होता है, जो क्रोमेटिन होता है ना वो सीव लाइक क्रोमेटिन होता है, सीव लाइक क्रोमेटिन, क्योंकि हमें पता है डीएनए में प्रॉब्लम आ रही है और क्रोमेटिन इज ऑल्सो अ डीएनए। और क्या होता है इनके अंदर, ग्लोसाइटिस आता है। दोनों के अंदर ही ये सब कंडीशंस आएंगी, जैसे कि मैक्रोसिटिक और ये न्यूट्रोफिल्स। ग्लोसाइटिस, बीफी रेड टंग, ये सब जो है ग्लोसाइटिस हो जाएगी। ये जो सेल हैं टंग के वो टर्नओवर नहीं कर पाएंगे, तो दैट विल बी लीडिंग टू बीफी रेड लाइक मॉर्फोलॉजी ऑफ टंग। लेकिन फॉलिक एसिड में नहीं, बीटा 12 में क्या होता है कि डीमाइलिनेशन हो जाती है। डीमाइलिनेशन होने की वजह से क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी डीजेनरेशन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जो मिथाइल मेलोनिक एसिड होता है ना वो कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12। लेकिन अगर B12 की एब्सेंस हो, डेफिशिएंसी हो, तो ये जो मिथाइल मेलोनिक एसिड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा माइलिन के अंदर, और माइलिन के अंदर ये इंक्रीज़ होने की वजह से इसमें जो डीजेनरेशन होगी स्पाइनल कॉर्ड की, वहाँ पे डीमाइलिनेशन शुरू हो जाएगी। सो दिस इज स्पेशली अबाउट B12 कि उसमें डीमाइलिनेशन CNS में डिफेक्ट्स आने लग जाते हैं। अब फॉलिक एसिड जो है हमें पता है वो जेजुनम में एब्जॉर्प्शन होती है उसकी, और B12 की इलियम में एब्जॉर्प्शन होती है। फोलेट डेफिशिएंसी में ऑब्वियसली डिक्रीज़ होगा फोलेट, B12 में डिक्रीज़ होगा B12। सीरम होमोसिस्टीन जो है वो दोनों के अंदर ही इंक्रीज़ होगा। क्यों? यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो होमोसिस्टीन है ये कन्वर्ट हो रहा है मेथियोनिन के अंदर, ये होमोसिस्टीन मेथियोनिन में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंड B12, दोनों की ही प्रेजेंस में हम लोग को होमोसिस्टीन को मेथियोनिन में कन्वर्ट करवाना है। लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी एब्सेंट होना तो ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए होमोसिस्टीन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा हमारी बॉडी में। या यहाँ पे हम दोनों ही केस में हमने बोल दिया कि होमोसिस्टीन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट केस में हमने बोला कि फोलेट डेफिशिएंसी में मिथाइल मेलोनिक एसिड जो है वो नॉर्मल है, लेकिन मिथाइल मेलोनिन इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों? यहाँ पे हम लोगों ने अभी भी पढ़ा कि B12 इज नेसेसरी फॉर द कन्वर्जन ऑफ मिथाइल मेलोनिक एसिड टू सक्सिनाइल कोएंजाइम में। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में जो मिथाइल मेलोनिक एसिड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन उसके केस में फोलेट की डेफिशिएंसी में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। फोलेट के केस में क्या कॉजेज आते हैं कि अल्कोहलिक्स में, क्योंकि अल्कोहलिक्स में जो फ्रूट्स और ये ग्रीन वेजिटेबल्स ये वैसे भी कंजम्पशन इसकी कम हो जाती है और वैसे भी इनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, तो अल्कोहलिक्स में देन एंटी कन्वल्जेंट्स, ये जो ड्रग्स हैं ये हम लोग यूज़ करते हैं तो फिर फोलेट की डेफिशिएंसी डेवलप हो जाती है। इट इनहिबिट्स द फोलेट एब्जॉर्प्शन, एंटी कन्वल्जेंट्स। वही सेम रीज़न की रिक्वायरमेंट अगर बढ़ जाती है, जैसे कि प्रेगनेंसी, कैंसर या हीमोलिटिक अनीमिया के केस में। और विपल डिजीज़ जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि नॉर्मल डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन होने में इंटरफेयर करता है। विपल डिजीज़ जो है वो B12 की डेफिशिएंसी में भी हो सकती है और फोलेट की डेफिशिएंसी में भी, क्योंकि बेसिकली एब्जॉर्प्शन रोकनी है। देन कम्स इलियल रिजेक्शन। सॉरी, यहाँ पे लिख दिया ये B12 में आएगा, क्योंकि जो इलियम से B12 एब्जॉर्ब होता है, तो इलियम जब निकाल देंगे तो B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ना कि फोलेट की। B12 के केस में एक और है, अगर हम लोग गैस्ट्रेक्टोमी कर दें, क्योंकि जो हमारा स्टमक है उसके जो पैराइटल सेल्स हैं वो रिलीज़ करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स, और उससे B12 की एब्जॉर्प्शन होती है। तो अगर हम गैस्ट्रेक्टोमी कर देंगे तो हमारी B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। इस केस में अगर हम देखें B12 जो है हमने रिसाइकलिंग के लिए चाहिए, तो अगर हम लोग B12 की डेफिशिएंसी में, B12 नहीं है उसकी डेफिशिएंसी में अगर हम लोग टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है ये वाला दे दें तो क्या होगा, तो फिर ये DNA सिंथेसिस हो जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मतलब कि जो ये वाला प्रॉब्लम था DNA सिंथेसिस का, जिसकी वजह से मैक्रोसाइट्स बन रहे थे, ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये जो फॉलिक एसिड है ना ये मंथ्स लेता है, मतलब इसकी डेफिशिएंसी डेवलप होने में मंथ्स लगते हैं, लेकिन जो हमारा विटामिन B12 डेफिशिएंसी है उसे होने में ईयर्स लग जाते हैं। हम कहते हैं कि विटामिन B12 जो है वो स्टोर होता है हिपैटिक में, मतलब लिवर में वो स्टोर होता है, और हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है एटलीस्ट 5 to 20 ईयर्स, ये लिखा हुआ है बुक में कि 5-20 ईयर्स तक ये स्टोर्ड रहता है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो फोलेट डेफिशिएंसी है उसमें जो स्टोर्स हैं वो लेस होते हैं, कम स्टोर्स हैं, इतने ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू विटामिन B12। इसलिए अगर हमने ज़्यादा बोलना हो तो फॉलिक एसिड इज़ मोर कॉमन एंड दिस इज़ लेस कॉमन। So yeah, this was all about megaloblastic anemia. If you have any query regarding this topic, you can ask, and if you like the video, please subscribe. Thank you.